नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम जनादेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे विधानसभा चुनाव में जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, उन दलों के क्या मुद्दे हैं, क्या घोषणाएं हैं, क्या वायदे हैं, आम मतदाताओं के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक मैं संदेश देना चाहूँगा कि 14 फरवरी को लोकतंत्र का महापर्व है। इस पूरे प्रदेश के मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपका अधिकार है। इससे वंचित न रखें, अपने अधिकार से अपने को वंचित न रखें। मेरा यह संदेश है, मेरा यह आग्रह है। मैं अपने अन्य साथियों का परिचय कराऊंगा और उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी संदेश मतदाताओं को दें। मेरे साथ हैं मथुरा दत्त जोशी जी, कांग्रेस के महामंत्री हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मेरे दूसरे साथी हैं राजेंद्र नेगी जी। राजेंद्र नेगी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, अपने मुद्दे गिनवाएंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में मैदान में उतर रही पार्टी आपकी। मेरे दूसरे साथी हैं लेखराज जी। लेखराज जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं और ये भी बताएंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक मोर्चा बना रखा है, इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है 4 सीटों पर, 2 सीटों पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी लड़ रही है। एक मोर्चा है, वाम मोर्चा है। तो वाम मोर्चा किन मुद्दों पर चुनाव मैदान पे, इसके बारे में आप बताएंगे। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ मथुरा दत्त जोशी जी से। जोशी जी, पहले मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि मतदाता मतदान में अधिक से अधिक भाग लें। आपका क्या संदेश है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से पांडे जी, ये लोकतंत्र का महापर्व है और हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। हमारा दायित्व भी बनता है कि हम एक अच्छी सरकार चुनें और मतदान अवश्य करें। मैं उत्तराखंड की महान जनता से, देवतुल्य जनता से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि 14 तारीख को होने वाले मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और मतदान स्थल पर जाकर और जो स्थिति आज प्रदेश की है उसमें विचार करते हुए उम्मीदवारों का चयन करें और मतदान अवश्य करें। मतदान महादान है। बिना किसी भय, बिना किसी प्रलोभन के अपने मुद्दों के आधार पर मतदाता मतदान करें अधिक से अधिक संख्या में। यह अपील आपने की, इसके लिए धन्यवाद आपको। अब मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर, किन घोषणाओं के आधार पर मतदाताओं के बीच जा रही है? देखिए पांडे जी, हमने कल भी चर्चा की थी, बहुत से मुद्दों में कल भी चर्चा हुई। हम लोग बेरोजगारी और स्वास्थ्य के विषय पर कल हमने चर्चा की और आप ही के साथ आपके सानिध्य में चर्चा की। और इस प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं और उन मुद्दों में निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए और क्या हम करेंगे, किस तरीके से हम काम करेंगे। और ये हर पार्टी का दायित्व है कि वो अपना रोड मैप दे, 5 साल का एक रोड मैप सामने रखे, जनता के सामने एक श्वेत पत्र रखे और जनता को ये विश्वास दिलाए कि हम इन कामों को करेंगे। निश्चित रूप से ये होना चाहिए। आपने कहा कि मुद्दे क्या होंगे, उन मुद्दों में हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारी कोशिश, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस चर्चा को आगे ले जाऊंगा कि पलायन का मुद्दा इस प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जोशी जी आपको रोकूंगा। मैं अपने भाजपा के साथी से आग्रह करूंगा कि एक तो आप पहले संदेश दें, फिर इस मुद्दे, क्या मुद्दे आपके होंगे इसके बारे में बताएं संक्षेप में। नहीं पांडे जी, हमारी भी सभी मतदाताओं से विशेष तौर पर विनम्र निवेदन है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक मतदान करें। और मैं तो कहता हूँ कहीं भी हों, चाहे प्रदेश में हो, प्रदेश के बाहर भी हों, कोशिश करें कि ऐसे समय पे वो अपने गांव में पहुँचे, घरों में पहुँचे और अधिक से अधिक संख्या में बेहतर उम्मीदवार चुनने की इस प्रक्रिया में भाग लें। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो हम तो सकारात्मक मुद्दे लेके चलते हैं। डबल इंजन की सरकार की जो बात होती है कि डबल इंजन की नहीं कि केवल एक बोलने के लिए हो गया, सही में किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के राज्य को आगे बढ़ा सकती है। और एक ऐसा आज पिछले 5 सालों में और 2 साल पहले भी, तो 5 सालों में जो हमारी डबल इंजन की सरकार चली है, जो आधारभूत ढांचा तैयार किया गया, चाहे सड़कों का, एयर कनेक्टिविटी का, आपके पर्यटन को लेके, चारधाम यात्रा, चारधाम के मंदिरों में हमारे जितना काम हुआ, तो टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए जो आपके होम स्टे बनाए गए 5000, ये तमाम काम जो हुए उसने एक बेस तैयार कर दिया है आने वाले भविष्य में
जो हम कहते हैं कि दशक जो 2025 में आएगा उत्तराखंड का दशक, उसके लिए हमने एक हाईवे पे पहुंचा दिया एक प्रकार से राज्य को। और आप मोटे तौर पर कहा जाए तो जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, जो परफॉर्मेंस था, जो कामकाज है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उस पर जनता से वोट मांग के लिए कहेंगे। लेखराज जी, हम लोग बातचीत कर रहे हैं किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या वायदे हैं पार्टी की ओर से मतदाताओं के लिए, तमाम सारी बिंदुओं पर बातचीत करनी है। लेकिन पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मतदाताओं को मतदान के लिए किस तरह संदेश दे रहे हैं और कैसे उनको मतदाताओं को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मतदान के लिए आवें, और क्या मुद्दे। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के जो मतदाता हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो मतदान ज़रूर करें, क्योंकि ये जो महापर्व है ये उत्तराखंड की दिशा और दशा को तय करेगा और हमारी जो जनता है उसके भविष्य को तय करेगा। इसलिए अपने भविष्य को तय करने के लिए वो मतदान ज़रूर करें और सही तरीके से करें, सोच समझ करके करें। तो ये तो आपका संदेश है मतदान के लिए। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं? हम लोग जो वाम मोर्चा है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हमारे जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। उसमें चाहे वो जल जंगल ज़मीन का सवाल है, चाहे वो यहाँ का पलायन का सवाल है, चाहे वो मज़दूरों के श्रम कानूनों का सवाल है जो समाप्त किए जा रहे हैं, और चाहे वो किसानों का सवाल है, उनकी फसल का वाजिब दाम का सवाल है। ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं, और विकास का सवाल है, उत्तराखंड में जो विकास में पीछे छूट गया उत्तराखंड, उसका सवाल है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वाम मोर्चा चुनाव लड़ रहा है। जोशी जी, जैसा लेखराज जी कर थे, इनका ही मुद्दा पलायन है। पलायन को आप भी मुद्दा बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से विगत वर्षों में उत्तराखंड के सीमांत जनपदों से ज़बरदस्त पलायन हुआ है और मैदानी क्षेत्रों में पलायन हुआ है। लोग आए हैं और वो बड़ी ही दुर्भर स्थिति बनी है। 1100 के लगभग गांव खाली हो गए हैं। उस तरफ निश्चित रूप से सरकारों को सोचना पड़ेगा। और विगत जो 5 साल की सरकार रही है, जैसा भी जिक्र किया कि डबल इंजन की सरकार रही है, उसने पलायन रोकने की दिशा में कोई भी काम नहीं किया। निश्चित रूप से दिखाने के लिए एक पलायन आयोग जरूर बना। उस पलायन आयोग का मुख्यालय पौड़ी में खोला गया। उसने पौड़ी से पलायन करके वो देहरादून आया और आज वो पलायन आयोग देहरादून से पलायन करके गाजियाबाद चला गया। और जो काम होना चाहिए था उसमें कोई काम नहीं किया गया। सवाल ये था कि आप पलायन रोकने की दिशा में क्या काम करेंगे, सरकार को ये तय करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ये तय नहीं किया। खाली कोरी जुमलेबाजी करते रहे और न लोगों को रोज़गार दिया। आज देखिए कि हज़ारों लाखों की तादाद में कोरोना काल में हमारे जो लोग, उसको प्रवासी का इन्होंने संज्ञा दी। हम प्रवासी तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो अपने मूल स्थान पर आए हैं, नौकरी पेशे के लिए, पेट पालने के लिए बाहर जाते हैं। उनकी नौकरी छूट गई, वो लोग अपने गांव में आए, लेकिन कोई भी काम नहीं कर पाए। एक योजना चलाई, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वो 2800 का टारगेट दिया गया। 13 जिलों का टारगेट 2800, एक ज़िले में 200 लोगों को भी आप देखें कि 200 लोगों का भी पुनर्वास नहीं किया गया या 200 लोगों को भी रोजगार की दिशा में आगे नहीं बढ़ा गया। तो सरकार ने जिस तरीके से कुठाराघात किया, जो लोग हमारे वापस आए हैं उनके हितों में या पर्वतीय क्षेत्र की जनता के हितों में, कांग्रेस पार्टी उसको एक व्यापक बड़ा मुद्दा बना के जनता के बीच में जा रही है। और हमने एक बड़ा रोड मैप दिया है कि हम पलायन रोकने के लिए क्या क्या काम करेंगे, इस दिशा में भी हमने कहा है। और पलायन रोकना मैं समझता हूँ सामरिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हमारे गांव खाली हो जाएंगे, निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पलायन रोकना नितांत आवश्यक है। आपने कहा कि रोड मैप बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं जवाब जानना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के ओर जो अपना पक्ष रखने शामिल हुए हैं इस पैनल में, राजेंद्र जी, आपने इनका आरोप है कांग्रेस का कि पलायन बढ़ा है, उसको रोकने के उपाय नहीं किए गए, जो उपाय किए गए वो भी सार्थक नहीं रहे, फलीभूत नहीं हुए, उसका कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं पड़ा, इनका ऐसा मानना है।
कांग्रेस का, आप क्या कहेंगे? पांडे जी देखिए, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, सामाजिक समस्या, और एक कह सकते हैं निसंदेह उत्तराखंड में भी रही है। बहुत बड़े जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ से लोग शहरों में अपने रोजगार की दृष्टि से जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं किया, ये भी आप भी सरकार में रहे, काफ़ी 2 बार पूरे सरकार में रहे। प्लान ऐसा तो नहीं कि ये अभी 5 साल में हुआ हो और बहुत बड़ा हो। सरकार ने बहुत काम किए हैं। महिलाओं को जो स्वरोजगार के लिए ऋण दिया, जो मुख्यमंत्री जिस योजना की आप बात कर रहे हैं उसके तहत भी जो वापस आए लोगों उनको पुनर्स्थापित करने की कोशिश की। बहुत से युवा ने रोजगार शुरू भी किया, लेकिन चूंकि फिर एक सतत प्रक्रिया है कि दोबारा से कोरोना में सब खुलने लगा, बंद जो होते थी चीज़ें, तो वापस लौट गए युवा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं, सरकार अपनी तरफ से फिर ढांचागत सुधार पे जो काम चल रहा है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, तो तमाम लोगों को वहाँ पर जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, तो उससे आने वाले दिनों में वहीं लोकल स्थानों पे ही जो रोजगार के नए चीज़ें सर्जित होंगी। आप इसी में एक मैं जो दूँ, जो आपके होम स्टे योजना है, 5000 होम स्टे इस वक्त चल रहे हैं, तो जो टूरिस्ट है वो वहीं घर तक पहुँच रहा है, मतलब टूरिस्ट को उनके घर तक पहुँचा दिया है। ये कोशिश की गई है, तो ये कोशिश आगे और भी जारी रहेंगी, क्योंकि एक 5 साल के टेन्यूर में या इतनी आसानी से पलायन की समस्या दूर नहीं होने वाली। इसको सभी को मिलकर काम करना होगा आगे वाले दिनों में। इस मुद्दे पर आपकी पार्टी क्या मानती है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या मानना है, क्या कहना है? हमारा ये मानना है कि पलायन के मुद्दे पर जो सरकारें रही हैं उन्होंने गंभीरता से उस पर विचार नहीं किया है, गंभीरता से काम नहीं किया है। आज अगर हम देखें, लॉकडाउन के बाद में जो कोरोना काल के कोरोना काल के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, तो सबसे ज़्यादा जो हताहत हुआ है वो मज़दूर हुआ है देश का। और इतना ही नहीं है, मज़दूर वर्ग जो हताहत हुआ है वो हज़ारों किलोमीटर पैदल चल कर के अपने घरों को गया है, कोई वो नहीं थी। और अभी हमारी सरकार, जब हम सरकार से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि कितने मज़दूरों को जो है कितने मज़दूरों को काम से हाथ धोना पड़ा है, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था। तो जो अपने गांव में गए हैं लोग, उत्तराखंड के अंदर भी लाखों की संख्या में लोग वापस आए हैं जो बाहर थे, उनके लिए कोई मतलब कोई नीतियाँ नहीं थी सरकार के पास में कि उनको कैसे रोज़गार दिया जाए। एक पोर्टल खोल दिया था, उसमें कहा कि भाई इसमें जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, उसमें कुछ था ही नहीं रोज़गार। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जो रोज़गार का जो सवाल था, जो प्लान का जो सवाल था, जो लोग अपने घरों को आए थे वापस इस आस में कि हम घर में जाएंगे, कुछ काम मिलेगा, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार कुछ काम करेगी, वो कोई नहीं किया। लेकिन उसका उल्टा इन्होंने किया है कि पहला राज्य ऐसा बनाया है उत्तराखंड को जिसमें 12 घंटे मजदूर से काम करने का आदेश जो है किया है। और जो मंत्री हैं, श्रम मंत्री थे, उसमें वो अपनी छाती को ठोक कर कहते हैं कि हमने पहला राज्य बना दिया है। उससे क्या होगा? जहाँ 3 शिफ्टें चलती थी 8-8 घंटे की, वहाँ पर 2 शिफ्टें चलेंगी 12-12 घंटे की। तो एक आदमी को तो आपने बेरोजगार कर दिया है जो रोजगार में लगा हुआ था। तो इस तरह के जो नियम है। और दूसरा जो श्रम कानून है, उन श्रम कानून, पहले पलायन पर बात हो रही थी, अब चूँकि इस प्रदेश में 21 वर्ष बने हुए 22 वर्ष होने जा रहा है, हो जाएगा जल्दी ही, तो आपकी सरकार तो यहाँ रही नहीं। आपने समर्थन ज़रूर किया विभिन्न दलों को, जिनकी सरकारें रही, कुछ दलों को, लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें रही हैं उन राज्यों में ही पलायन का एक मुद्दा रहा है, वहाँ भी समस्या रही। अगर आपकी मान लीजिए आपकी ऐसी हालात बनते हैं, राजनीतिक परिदृश्य ऐसा होता है कि आपके जो विधायक जीत के आते हैं और वो उनके समर्थन से सरकार बनती है, अगर ऐसा होता है तो आप किस तरह से इस समस्या का समाधान करेंगे? देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में केरल एक ऐसा मात्र राज्य था जिसने अपने यहाँ से स्वास्थ्य वर्करों को दूसरे राज्यों में भेजा और ऑक्सीजन सप्लाई की है। तो केरल एक मात्र ऐसा राज्य था जिसने जो है अन्य प्रदेशों को मदद की है कोरोना के अंदर, जहाँ पर जो है तमाम राज्य जो है हताहत हुए हैं, तमाम राज्यों में हाहाकार मचा हुआ था। तो ये तो आप उसी से आपको पता चल जाएगा कि केरल के अंदर जो हमारे, जहाँ पर हमारी सरकार है, वहाँ पर बहुत अच्छे चलिए दूसरी बात हमारा ये है कि अगर हमारा विधायक जीत करके आते हैं और ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमें उनको जो सरकार बनेगी वो हमारे बलबूते पर बनेगी, हमारा उसमें कोई योगदान रहेगा, तो सबसे पहले हम मजदूर, किसान और पलायन का जो मुद्दा है उसको हम जो है सर्वोपरि रखेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे इन सारी चीज़ों को करने के लिए, ताकि जो उनको वहीं पर रोज़गार मिले
तमाम इंडस्ट्रियाँ जो है पहाड़ के अंदर लगे, तमाम इंडस्ट्रियलाइजेशन पहाड़ का हो, ताकि जो है वहाँ पर रोजगार उनको मिल सके। ठीक है। मथुरा दत्त जी, आप चर्चा कर रहे थे, आपने एक रोड मैप तैयार कर रखा आपकी पार्टी ने कि पलायन को कैसे रोका जाएगा। हालांकि पलायन एक सतत प्रक्रिया है, पूरे देश भर में, इस प्रदेश से उस प्रदेश से, उस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लोग आते जाते रहते हैं, और एक सतत प्रक्रिया है, विकास की कई अवयवी माना जा सकता है इसको। क्या रोड मैप है आपके पास पलायन को रोकने के लिए? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पलायन एक सतत प्रक्रिया है, और ये आज से नहीं आदिकाल से हो रहा है। कहीं हर क्षेत्र में पलायन हुआ है, लेकिन इस समय जो पर्वतीय क्षेत्र की हमारी बात है, राज्य बनने का जो उद्देश्य था, वो सबसे पहला काम था कि पलायन रुकेगा। राज्य की जो अवधारणा उत्पन्न हुई, लोगों ने कहा कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, कूदा झिंगोरा खाएंगे, राज्य अपना राज्य बनाएंगे। तो इन सब नारों से लेकर लोगों ने राज्य बनाया, लेकिन उस अवधारणा को आज तक भी हम पूरा नहीं कर पाए। सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन सवाल उसी सरकार पर उठता है जो आज की सरकार होगी, जो वर्तमान में जो वर्तमान में राज कर रही होगी, जो वर्तमान में शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था को चला रही होगी, उसको करना पड़ेगा। बहुत सी बातें हैं, आप देखिए कि हमने स्थानीय स्तर पर रोजगार देना पड़ेगा, और सड़कों को ठीक करना पड़ेगा, यातायात कनेक्टिविटी की बात है, हवाई सर्विस। आप देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने डबल इंजन तो कहा, आपने उड़ान योजना भी चलाई। 3 हवाई पट्टी हमारे यहाँ जो राज्य बनने से पहले बनी थी, चाहे पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी हो, चाहे गोचर चमोली की हवाई पट्टी हो, चाहे चिनालीसौड़ उत्तरकाशी की हवाई पट्टी हो, अगर उनमें आप उड़ान कनेक्टिविटी से जोड़ देते तो कम से कम आपके यहाँ पर्यटक भी आता, आपके यहाँ पलायन भी रुकता, उससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता, हजारों लोगों को रोजगार मिलता, निश्चित रूप से मिलता। लेकिन सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, और ऐसी कनेक्टिविटी की कि पिथौरागढ़ के लिए उड़ान योजना में एक जहाज़ चलाया, 9 सीटर जहाज़ चलाया, उसका हवा में तो उसका दरवाज़ा खुल गया उस जहाज़ का, और एक दिन रनवे में उसका टायर निकल गया। अब इस तरीके की योजनाएं अगर सरकार बनाएगी तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। जहाँ तक आपने कहा हमारे रोड मैप का, हमने निश्चित रूप से कहा इन हवाई पट्टियों को कांग्रेस की सरकारों ने बनाया, विगत में बनाया, हम इनका सुधारीकरण करेंगे और नियमित रूप से हवाई सेवा भी चलाएंगे। और जो स्थानीय पर्यटन है, हम उसको, धार्मिक पर्यटन हमारा है, हम उसको भी चलाएंगे। आज उसके लिए हमको चाहे केंद्र सरकार से कंपनसेशन मांगना पड़े, चाहे हमको आर्थिक संसाधन जोड़ने पड़े, उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, हम उनको बोनस देंगे। अगर हमारा मड़वा कोई क्षेत्र पैदा करता है तो उस क्षेत्र में उसको बढ़ावा देंगे। आलू पैदा करने वाले क्षेत्र में आलू के उत्पादन को बढ़ाएंगे ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। मैं आपको बीच में काट रहा हूँ। अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, उनका ये आरोप था कि साफ सरकार तो आपकी भी थी, कांग्रेस की सरकार भी थी, 2 टर्म थी, 10 साल थे। उस 10 साल के दौरान इनका कहना है, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने क्या किया। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, वो विपक्षी दल है, आज सत्ता में आरोप लगाएंगे, वैसे लगाना नहीं चाहिए, नैतिक अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि सवाल उस पर खड़े होंगे जो वर्तमान में राज्य करेगा, जो वर्तमान का शासक दल होगा। हमारी बात तो मैं आपको बता दूं कि हमने दुग्ध बोनस दिया था। क्या इस सरकार ने दुग्ध बोनस दिया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमने बोनस दिया था कि अगर आप पानी जमा करेंगे, पानी का संरक्षण करेंगे तो हम इतना आपको बोनस देंगे पानी में। अब इन मुद्दों पे इनकी भी बात जान लीजिए। नहीं, मैं पूरी बात कह दूं। हम उसमें अगर आप जोड़ेंगे, हम आपके जो हमारा पानी का टैक्स होता है हम उसको कम करेंगे। कहा हमने माल्टा और संतरे के उत्पादन में बोनस देने की बात की, मिर्च के उत्पादन में बोनस देने की बात की। अगर आप प्रति क्विंटल 500 रुपये बोनस देंगे, हरीश रावत जी की सरकार ने, क्या सबके सामने है, हमने तमाम योजनाएं चलाई। हमारा तीर्थ, हमारा पुरोहित, हमने योजनाएं चलाई, हमारा बुजुर्ग, हमारा तीर्थ योजनाएं चलाई। ठीक है, अब इनका पक्ष भी आ जाने दिया जाए। राजेंद्र जी, जो कहना है कांग्रेस के साथी मथुरा दत्त जी का, उस पर आपका क्या कहना है? जोशी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ये बखूबी जानते हैं कि इन्होंने 10 साल, जैसे आपने जिक्र भी किया, 10 साल सरकार रही, ये सारी योजना गिरा रहे हैं, तो फिर हुआ क्या? क्यों अब प्लान की बातें अभी भी सामने हैं? क्यों वो सारी चीज़ें हैं? एक अनप्रैक्टिकल छोटी छोटी योजना बनाकर सिर्फ मीडिया में विज्ञापन या चर्चा में रहने वाली बात है। हमने जो किया है, हम 5 साल में
सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ का जो रोज़गार से संबंधित है, वहाँ पर टूरिस्ट आएँ, वहाँ की लोकल उत्पादों को बढ़त मिले, वहाँ का सामान बड़े आसानी से मार्केट में पहुँचे, उसको लेकर जैसे आपने खुद ही कहा कि सड़क आवागमन को लेकर आप सब देख सकते हैं, इसमें कोई दिखाने आंकड़े की बात नहीं है, सबको पता है कि कनेक्टिविटी में कितना सुधार हुआ है, सड़क का, हवाई का, रेल रेल का भी अब हो चुका, रेल मार्ग बन जाएगा। तो इनका एक मुद्दा पानी का भी था। पानी को लेकर जल जीवन मिशन में अभी लगभग 50% घरों में अभी नल में पानी आ चुका है और तमाम तेजी से जल जीवन मिशन में आगे काम चल रहा है। इसी में आगे जो आप कह रहे तमाम मिनिमम माल्टा वगैरह मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत से जो पहाड़ के उत्पाद हैं उनको भाजपा सरकार ने लागू किया है। ऐसा नहीं है कि चिकित्सा की है, स्वास्थ्य की सुविधा है, आपके स्कूल की है, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। मैं देखिए राजन जी, इस प्रदेश को पत्रकारिता के माध्यम से बहुत पहले से देख रहे हैं। आपकी लेखनी में बहुत सी चीज़ें हमको भी पढ़ने को मिली, आप अच्छे लेखक हैं, लेकिन मेरा तो ये निवेदन है कि आप एक, ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, उससे हट के भी एक नागरिक, एक पत्रकार, स्वतंत्र रूप से आप अपने दिल में हाथ रख के देखें कि विगत की सरकार, जो आज सरकार चल रही है, विगत 5 वर्षों में कितना काम इस प्रदेश में हुआ। मैं कह रहा हूँ कि मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, 5 बड़े काम भी आप हमको गिनवा दीजिए तो हम मानेंगे कि हाँ आपके यहाँ काम हुआ। और जो चीज़ कहनी है वो स्पष्ट रूप से कहने में कोई हर्जा नहीं, अगर केंद्र सरकार काम करेगी तो हम करेंगे, काम हुआ है। विगत 8 वर्ष केंद्र की सरकार को हो गए हैं, ये माने न माने, ठीक है, वो तो रिकॉर्ड बताएगा कि ऑल वेदर रोड, 4 धाम परियोजना मार्ग, 4 धाम मार्ग परियोजना के माध्यम से कांग्रेस की सरकार उसको स्वीकृत करके की, धनराशि भी अलॉटमेंट करके, ठीक है, आपकी सरकार है, आपने उसको आगे बढ़ाया, अच्छी बात है, आपने रोडें बना दी। लेकिन आज की स्थिति में क्या स्थिति, 4 धाम सुधार मत जिसको आप ऑल वेदर रोड कर रहे हो, क्या स्थिति है? 1 महीने तक आपकी सड़कें बंद रही, लोग तरस गए, लोगों को खाना नहीं मिला। दूसरी चीज़, आप अभी रेलवे की बात कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस की सरकार स्वीकृत करके जाती है, आवंटन भी करके जाती है, टोकन मनी भी डाल के जाती है, आपकी सरकार ने पैसे का अलॉटमेंट किया, काम आप आज करा रहे। लेकिन हम एक बात आपको पूछना चाहते हैं कि 8 वर्ष में आपने क्या रुड़की से मुजफ्फरनगर की रेलवे लाइन जोड़ दी, धामपुर से काशीपुर की रेलवे लाइन जोड़ी? क्या ये बने छोटे छोटे पैच भी? बड़ी बात छोड़ देते, चलिए। और नहीं, मेरी आपत्ति कुछ नहीं, भाजपा को अधिकार है बोलने का, कहेगी, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि इतना तो झूठ मत बोलिए कि जो चलिए ये आपके आरोप हैं, उनके दावे हैं। लेखराज जी, आप चूंकि दोनों ही के से अलग हैं, दोनों की लोगों की पार्टी सरकारें रही हैं, आपकी पार्टी सरकार या नहीं, आज इन दोनों भी लोगों के जो मुद्दे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसमें? मेरा अभी नेगी जी ने जो रेलवे लाइन की बात की है या सिडकुल की बात करें तो यहाँ पर 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था उसमें, लेकिन 75% लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। और रेलवे लाइन की बात करें, मैं खुद ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद उनके मामले देखता हूँ, तो वहाँ पर इतना शोषण हो रहा है, 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है उनको, जो है क्यों काम करेगा? हमारा बगल का राज्य हिमाचल है। इनका जोशी जी कहना, इनकी सरकार ने भी काम किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अभी इंदिरा मार्केट ये प्लान है, इंदिरा मार्केट को बनाने का, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है, लेकिन पिछले 7 सालों से वो वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ कुछ वो नहीं है। चलिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका सिविल लाइन का सवाल है। देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी आप बना रहे हैं, लेकिन डीएल रोड से लेकर के जो है नालापानी रोड तक आपने जो है 7 साल हो गए। जोशी जी की एक बात का जवाब दूंगा कि आप कह रहे हैं कि हमने 4 धाम सड़क को लेकर हमने शुरू करके गए और आपने उसको आगे बढ़ाया। पहले तो चलिए, आपने शुरू किया कि हमने आगे बढ़ाया, ये तो मान रहे कम से कम। दूसरी बात, कितना, कौन सा टेंडर आपने निकाल दिया था, कहाँ पे कौन सा बजट आप जो कह रहे हैं, ये केवल सामने आती हुई सरकार देख के आपने ऐसी घोषणाएं करके चले गए जिनमें कोई बजटेशन या कोई टेंडरिंग नहीं थी। रेल मार्ग में भी जोशी जी, मैंने 2 बात करते हुए रेल मार्ग में भी सपना ही देखते रहे पिछले 20 साल से। मैं टोक नहीं रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ठीक है, आपने क्या, चलिए, विगत 8 वर्ष का केंद्र सरकार का मैंने 2 पैच आपको, क्या उनका शासनादेश
भाजपा दिखा सकती है कि हमने ये काम किया। एक बात आपने, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने नहीं किया, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, चलो ये अलग बात है, ये तो पुराने काम थे ना, दूसरे की गाय में आपने गोदान कर दिया, अच्छी बात है, उस गाय के लिए आप वस्त्र भी ले आए, उस गाय के लिए आप चंदन टीका भी ले आए, आपने सब कुछ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो कर दिया। गाय को मुद्दा बनाया जाए। नहीं, देखिए मैं मुद्दा नहीं बना रहा हूँ, देखिए हमारे यहाँ तो गाय गाय का शब्द को इस्तेमाल नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, हमें लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान की 8 साल की आपकी सरकार, आपकी प्रदेश की सरकार में एक ही बात का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपकी सरकार का नारा था। चलिए इस पर बताइए क्या जो इसका मुद्दा है। इसी में वन प्रोडक्ट आप बता दीजिए, पिथौरागढ़ का कौन सा प्रोडक्ट आपके प्रदेश में चल रहा है, चंपावत का कौन सा चल रहा है, चमोली का कौन सा चल रहा है, उत्तरकाशी का कौन सा चल रहा है। आधे अधूरे काम करके आप नारे अच्छे देते हैं, लेकिन पब्लिक को आप बेवकूफ बनाने में बड़े माहिर हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन जनता के बीच में कुछ काम करके दीजिए तो मैं हम इस बात को मानेंगे, हाँ काम किया है। जोशी जी, जनता के बीच काम है, जनता को दिख रहा है, और बीच में भी तमाम, चाहे तो इससे पहले चुनाव हुए हैं, तमाम दिखा भी है, ऐसा नहीं है। और जो आप हम सोच रहे हैं कि हम किसी प्रोडक्ट को लेके, देखिए हमने साफ स्पष्ट किया कि हम उस स्तर तक इस 5 सालों में राज्य को लाए हैं। हमने पटरी से उतरी हुई गाड़ी को हाईवे पे चढ़ाया है। अब देखते जाइए, अब ये जनता का ये हमें इस बार समर्थन मिलेगा, ये हाईवे सरपट दौड़ेगी उत्तराखंड की। मैं आपका पांडे जी 1 मिनट का और समय लूँगा। ये कह रहे हैं बढ़ाया है, आपको मैं यही बताता हूँ कितना इस सरकार ने बढ़ाया है। योजना का आकार देख लीजिए, 47,000 करोड़ का बजट हरीश राव जी की सरकार ने 2017 में पारित कराया था, उसे छोड़ के गए थे हम। 2000 बकाया भी छोड़ के गए थे, बहुत बकाया मैं बता रहा हूँ, वहाँ भी बता देता हूँ, वो भी मैं बकाया बता देता हूँ। उसके बाद 5,000 करोड़ का बजट बढ़ा है इनका। अब लगा लीजिए कितना काम किया होगा, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए 53-54,000 करोड़ की तो योजनाएं हैं। जोशी समय कम है और चुनाव मतदान में आप तीनों ही पार्टियां हैं, पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं मतदाताओं को अपने पक्ष पे करने के लिए। तमाम सारे मुद्दे हैं, इन सब के बीच कोरोना संक्रमण भी है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो प्रोटोकॉल है, दूरी बना के रखें, सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगाएं और बीच बीच में हाथ धोते रहें। इन सब के बीच लोकतंत्र के महापर्व में मतदान अवश्य करें। आप लोग इस परिचर्चा में शामिल हुए, इसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।